हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड एक और बेहतरीन वीडियो होने वाला है। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करिएगा। वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और पीछे ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। पहले खुद से कोशिश करिएगा, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके आने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद के लंदन स्थित मकान को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है? ब्लू प्लैक। पहले भारतीय सांसद ब्रिटेन के, याद होगा आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ब्रिटेन के ये जो है ब्रिटेन में पहले भारतीय सांसद थे। लंदन स्थित इनके मकान को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है। गॉट इट। नीली पट्टिका जिसको बोलते हैं। वे इस घर में लगभग 8 वर्ष तक रहे थे। इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी के दक्षिण लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। वह इस घर में करीब 8 वर्षों तक रहे। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लैक लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। यह सम्मान 10 अगस्त 2022 को दिया गया। इस घर का नाम वाशिंगटन हाउस है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा इस लाल ईंट के घर में अब एक पट्टिका है जिस पर लिखा है दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 भारतीय राष्ट्रवादी और सांसद यहाँ रहते थे। नौरोजी जिन्हें अक्सर भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, वह लंदन के वाशिंगटन हाउस 72 एनरले पार्क पेंगे ब्रोमली में चले गए थे, ऐसे समय में जब उनके विचार 1897 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सदस्य थे। वह 1886 में सेंट्रल लंदन में हॉलबॉर्न के लिए एक लिबरल उम्मीदवार के रूप में जनरल इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन वह इलेक्शन में हार गए। इसके बाद जुलाई 1892 की जनरल इलेक्शन में वह फिन्सबरी सेंट्रल के उत्तरी लंदन निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिबरल टिकट पर चुने गए। चुने जाने के बाद वह ब्रिटेन की संसद में बैठने वाले पहले भारतीय बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया दादा भाई नौरोजी से संबंधित। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सी बार शपथ ली है? आपको भी पता होगा कि एनडीए से गठबंधन तोड़ के फिर से सरकार बनाया है नीतीश कुमार ने। 8वीं बार ये इन्होंने शपथ लिया है सीएम का। इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, JDU। ठीक है। और राज्यपाल है वहाँ के फागू चौहान उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। और तेजस्वी यादव ये बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। एनडीए से गठबंधन तोड़ बनाई नई सरकार। नीतीश कुमार ने एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन सरकार के सीएम पद से 9 अगस्त 2022 को इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 में ओपन कैटेगरी में इंडिया 2 टीम ने जो है कौन सा मेडल जीता है? तो सही आंसर होगा इसका ब्रॉन्ज। यह प्रतियोगिता चेन्नई के निकट ममलापुरम में आयोजित हुई। चेन्नई ने इस प्रतियोगिता को होस्ट किया है। फीडे चेस ओलंपियाड में भारत की ओर से 3 टीमों ने हिस्सा लिया। इनका नाम इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 था। चेस ओलंपियाड 2022 की बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 19 जून 2022 को 44वें फीडे चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले को लॉन्च किया था। इस ओलंपियाड में करीब 200 देश के 2000 से अधिक शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 में ओपन कैटेगरी में किन भारतीय खिलाड़ियों को व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिला? तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी, यानी कि डोमराजू गुकेश
डी गुकेश और निहाल सरीन। व्यक्तिगत गोल्ड मेडल इंडिया के 2 इन खिलाड़ियों को मिला है। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 में ओपन कैटेगरी में किस भारतीय खिलाड़ी को व्यक्तिगत सिल्वर मेडल मिला है? तो सिल्वर मेडल मिला है अर्जुन एरिगैसी को। नेक्स्ट है 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 में ओपन कैटेगरी में किस भारतीय खिलाड़ी को व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल मिला है? तो व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल मिला है आर प्रज्ञानानंदन को, प्रज्ञानानंद। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 में जो है गैप्रिंदाशविली कप किसने जीता? तो इसे जीता इंडिया 1 ने। इंडिया 1 टीम में महिला खिलाड़ी है तो इसे जीता। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 वीमेंस कैटेगरी में इंडिया 1 टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स कैटेगरी में यूक्रेन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता, जॉर्जिया ने इस कैटेगरी में सिल्वर जीता। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 के शुभंकर का नाम बताएं। तो शुभंकर का नाम है थम्बी। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 8 जून 2022 को फीडे चेस ओलंपियाड 2022 के शुभंकर थम्बी का अनावरण किया था। तमिल में थम्बी का जो अर्थ होता है ना, छोटा भाई, छोटा भाई इसका मीनिंग होता है। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 के एंथम वणक्कम चेन्नई को किसने कंपोज किया था? वनक्कम चेन्नई, तो इसे ए आर रहमान ने कंपोज किया था। वनक्कम चेन्नई का मतलब हो गया वेलकम टू आवर चेन्नई। खुद ही कंपोज किया और खुद ही गाया था। यूट्यूब पर इसे रिलीज भी किया गया था 21 जुलाई 2022 को। 44वें फीडे चेस ओलंपियाड 2022 के दौरान देश के किस ब्रिज को शतरंज की तरह रंगा गया? तो नेपियर ब्रिज को। यह ब्रिज चेन्नई में स्थित है। फीडे चेस ओलंपियाड 2022 के आयोजन के लिए इसे शतरंज की तरह रंगा गया। किस देश में अगस्त 2022 में लांगिया वायरस के मामले पाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। लांगिया वायरस, तो दुनिया का हर बीमारी आजकल चाइना से निकल रहा है। चीन में जो है हेनिपा वायरस, या इसी का नाम हेनिपा वायरस भी है, या लांगिया वायरस के मामले पाए गए हैं। इस वायरस से चीन के शेडोंग और हेनॉन प्रांत में अभी तक से फिलहाल में 35 लोग संक्रमित हुए हैं। ये क्या है लांगिया वायरस? ये भी एक जूनोटिक बीमारी है, जैसे कोविड है, मंकी पॉक्स है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। लांगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इस नए प्रकार के हेनिपा वायरस को लांगिया हेनिपा वायरस या लेवी वायरस भी कहते हैं। हेनिपा वायरस को बायोसेफ्टी लेवल 4 पैथोजेंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पैथोजेंस जानवरों और मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अभी तक इस वायरस के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवा या टीके नहीं है। लांगिया वायरस में भयंकर बुखार हो सकता है, तो ये एक बीमारी आई है। चीन में लांगिया वायरस के बारे में कैसे पता चला? तो लांगिया की खोज पूर्वी चीन में उन रोगियों की निगरानी परीक्षण के दौरान की गई थी जिन्हें जानवरों के संपर्क के साथ बुखार था। इस बुखार की जांच की गई। शेडोंग हेनान प्रांतों में लांगिया संक्रमण के 35 रोगी पाए गए, जिनमें से 26 केवल इस नए वायरस से संक्रमित थे। इसके अगर लक्षण की हम लोग बात करेंगे, क्या इसके लक्षण है? तो थकावट, कफ, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, लिवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स काउंट कम होना, वाइट ब्लड सेल काउंट कम होना, ये इसके सिम्टम हैं। लांगिया वायरस किस जानवर में पाया जाता है? तो पूरी संभावना है कि नया वायरस एक जानवर से इंसानों में पहुंच गया है। लेवी वायरस का आरएनए मुख्य रूप से छछूंदरों में पाया गया है। ये छछूंदर से फैला है ये। इसके अलावा यह वायरस बकरियों और कुत्तों में भी पाया गया है। क्या यह वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है? तो इसकी भी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। इस पर अभी जांच चल रही है, तो इसको देख लेना आप। भारत की जो नए राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन बने हैं? तो पिछले वाले करंट अफेयर्स में इसमें डिटेल में मैंने बात किया था। इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे के दौरान 2 अगस्त 2022 को भारत के राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया?
तो ये बनाया गया है ऋषभ पंत को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने 10 अगस्त 2022 को भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऋषभ पंत उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। इनकी उम्र अभी 24 ईयर्स है और 24 साल की उम्र में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 अगस्त 2022 को भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ऋषभ पंत उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। 24 साल की उम्र में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। केंद्र सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है स्माइल 75। स्माइल 75 एक योजना शुरू किया है केंद्र सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिए। इसको डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल लॉन्च की। यह पहल मंत्रालय की चल रही स्माइल परियोजना सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज का हिस्सा है। इसके लिए वर्ष 2025-26 तक 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्माइल 75 की बात कर रहे हैं तो स्माइल 75 पहल के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगम भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से कवर करेंगे। इनमें परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य ऐसे भारत का निर्माण करने की परिकल्पना करता है। इस योजना का लक्ष्य ऐसे भारत के निर्माण करने की परिकल्पना करता है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर न हो। स्माइल 75 का उद्देश्य शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, इनका नाम है। ये CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नालाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। कार्मिक मंत्रालय ने 7 जुलाई 2022 को आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार वह शेखर मांडे का स्थान लेंगी। CSIR ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला महानिदेशक को नियुक्त किया है। वह इस पद पर 2 वर्ष तक अपनी सेवा देंगी। वह 38 प्रयोगशालाओं और लगभग 4500 वैज्ञानिकों के नेटवर्क का नेतृत्व करेंगी। नालाथम्बी कलाईसेल्वी की बात करेंगे तो यह वर्तमान में CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च कराईकुडी तमिलनाडु के निदेशक हैं। उनका शोध कार्य 25 वर्षों से अधिक रहा है। उन्होंने अपने पैतृक जिले में तमिल माध्यम के एक स्कूल में शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने चिदम्बरम में अन्नामलाई विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल की है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन और इसका ये होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना कि संयुक्त राष्ट्र UN में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है मुस्कान अग्रवाल, रुचिरा कंबोज, सेजल गुप्ता, पवनदीप कौर। सभी लोग आंसर करना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पीछे भी मैंने करंट अफेयर्स के वीडियोस बना रखे हैं, उन्हें भी देखिए। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप मेरे को कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं तो बनाऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीछे के सभी वीडियोस को देखिए, रिवीजन करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए।